बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खान। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए हॉट इश्यूज़ पर जिसकी जानिब आपको मबसूल करवाएंगे, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम सबसे पहले जिसके हवाले से बात करेंगे तो वो ये है कि आज जो है वो IMF को जो है वो टारगेट किया गया है। बेसिकली जो IMF के बगैर नहीं चल सकते, मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं। उन्होंने IMF के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम IMF के जो है वो ज़र खरीद गुलाम बन चुके हैं। नाज़रीन, तो उनका ये कहना है कि आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं बल्कि अवाम के ज़रिए आते हैं, यानी कि वो अवाम को जो है इस हवाले से कह रहे हैं कि दुनिया में हुकूमत जो इनकलाब जो है वो हुक्मरानों के नहीं बल्कि अवाम के ज़रिए लाए जाते हैं। तो ताजिर बरादरी को उन्होंने मुल्क का शाहरक करार दिया है। यानी उनका नाज़रीन इस जानिब ये कहना है कि ताजिर बरादरी किसी भी मुल्क की शहरक होती है, यानी कि वो इस हवाले से ताजिर बरादरी को जो है वो उकसा रहे हैं या उनको जो है वो इस तरफ जो है हकीकत की तरफ जो है वो मबसूल करवा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से जो है वो सरकारी सतह पर जो है इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की बजाय तो ये इस हवाले से जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि सरकारी सतह पर जो है वो इम्पोर्ट पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी जाए और ये तहरीक चलाई जाए ताकि ताजिर बरादरी इम्पोर्टेड अशिया नहीं रखेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि ताजिर बरादरी जो है वो इम्पोर्टेड अशिया नहीं रखेंगे और ताजिर बरादरी किसी भी मुल्क की शहरक होते हैं, यानी कि उनकी जानिब से जो है वो हकीकत के तौर पर वो IMF के हम गुलाम नहीं है। उनकी जानिब से जिस तरह IMF हमसे मुतालबा करती है कि डू मोर, बिजली के नरखों को बढ़ाया जाए, बिजली के यूनिट्स को बनाया जाए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाए, लेकिन वो IMF के हवाले से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम IMF के गुलाम नहीं हैं। तो इसी पर हमारे साथ प्रोग्राम में बाकायदा शिरकत किया है सीनियर वकील एडवोकेट जफर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, आपने जैसा कि इस हवाले से आपको बताऊं कि IMF की जानिब जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी जो है वो इशारा कर रहे हैं, हकीकत बयान ये कर रहे हैं कि हम IMF के गुलाम नहीं हैं, आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। वो ये कहते हैं कि दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं बल्कि अवाम के ज़रिए लाएंगे और ताजिर बरादरी को ये बताया जा रहा है कि वो सरकारी सतह पर इम्पोर्टेड अशिया को बैन करें, उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें। क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि किसी भी पूरी दुनिया में ये जो चीज़ें हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, इंटरकनेक्टेड होता है दूसरे मुल्कों के साथ। इसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इसको लिमिट किया जा सकता है, इसकी मदद जो है वो किया जा सकता है। जब तक हम इसकी इंपोर्ट जो है वो कम करें और एक्सपोर्ट को ज्यादा करें तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जी। तो इस हद तक तो उनका बयान ठीक है, लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं कि ताजरों को उकसाने की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वैसे ही पिक्यूलियर सिचुएशन है कि आज रिसेंटली जो हमने देखा बन्नू में भी हालात खराब हैं, KPK के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज हो रहा है, अभी भी जो इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ जो रोड्स हैं वो बंद हैं। तो इस तरह की अगर ताजर जो बरादरी है वो एक मेन जो सिटीजन है वो अपना इसके पाकिस्तान के किसान हैं, ताजर हैं, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं दोनों जो कम्युनिटीज हैं। तो इस हवाले से तो उकसाया तो नहीं जा सकता उनको, वो वैसे भी सूझे हुए समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह बिल्कुल उसको खत्म कर दें ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है जो IMF की है, कभी भी कोई मुल्क कर्जा लेकर नहीं चल सकता, ना कुछ जितना भी कर्जा लेते जाएंगे उतने गुलाम बनते जाएंगे। अब तो हमारे जो हर चीज है वो जो मेजर चीजें हैं वो सारी हमने आउटसोर्स कर दी हैं, हमने गिरवी रख दी हैं चीजें। तो हम गवर्नमेंट को इस आला जो अरबाब इख्तियार हैं, गवर्नमेंट भी उसमें आती है। गवर्नमेंट तो बराह नाम ही है, जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से कोई अपने शायद वो कर भी अपनी मर्जी से ना जाते हो। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को इस चीज़ों को, एक तो ये जो अपना आवाम है उस पर भी उसका बोझ कम करना चाहिए, अपनी अय्याशी कम करनी चाहिए
और जब अपनी अय्याशी जी कम जी। करेंगे तो वहां पे वो उनका बोझ जो है, टैक्सेस का बोझ जो है, महंगाई का बोझ वो कम हो सकता है। और आईएमएफ को आप उस वक्त ही खैराबाद कह सकते हैं जब आप अपने लल्ले तल्ले बंद करेंगे, अदरवाइज कोई सूरत हाल नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है कि आप आवाम पे बेशक जितने मर्जी टैक्स लगा, इसके अलावा तो कोई जगह रह नहीं गई। मैं कहता हूँ कि जी जी। बिजली के जो तारे हैं उस पर बैठने वाले परिंदे हैं जो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे, तो बाकी तो सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। तो जो सिचुएशन है वो बड़ी पिक्यूरियस है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो जो रिसेंटली अभी आया है फैसले, जो एक ही फैसला आया रिसेंटली, जी उसमें जी। उस वजह से भी डिप्रेशन में है और उनके काफी प्रेशर है। तो ये जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स का किसी को भी नहीं देना चाहिए। अलबत्ता तजवीज़ दी जा सकती है और गवर्नमेंट को देने तक चाहिए कि आप आईएमएफ का जो आप नया पैकेज लेने जा रहे हैं उसकी क्या जरूरत पड़ी, आप आवाम का खून चूस रहे हैं तो वो चूसते रहें। अब आईएमएफ के पास दोबारा क्यों जा रहे हैं? आप आए थे महंगाई को खत्म करने, आप आए थे कशकोल तोड़ने, आप आए थे रूल ऑफ लॉ के लिए, आप आए थे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनमें से कोई चीज तो आप कर नहीं सके। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है कि 90 डे में इलेक्शन जी नहीं जी। हुए, नहीं जी। और जो लॉ की रूल ऑफ लॉ की बात है, हमने देखा है कि कितने लोगों को पकड़ा गया, उनको विद इन 24 आवर्स जो है वो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ पेश ही नहीं किया गया, कितने कितने महीनों बाद उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, फिर जी जी। उनको या उनकी बेल तक नहीं होती। हमने देखा है इस टिनोर में, ये रिसेंटली जो 2 साल गुजरे हैं, कि एक ऑफेंस की 16-16 एफआईआर हुई है, कभी ऐसा होता नहीं था, एक जुर्म की एक एफआईआर होती थी। तो जी ये जी। सारी पेचीदगियां जो है, ये सारे जो मसाइल है, ये खुद पैदा किए हुए हैं। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि एक जुर्म की एक एफआईआर होनी चाहिए। इससे पहले भी जो अदालत आलिया या उजमा है उसके बहुत सारे फैसले मौजूद थे कि एक जुर्म की एक एफआईआर हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा निजाम चल रहा है, ना कोई रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ना कोई सुप्रीमेसी। जो भी रूल ऑफ लॉ ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है उसको उतार लिया जाता है, उसको ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर रहा है। ये कहते रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी का कॉन्स्टिट्यूशन की हमसे बात ना की जाए, तो ये सूरत हाल रहेगी तो फिर तो डेफिनेटली जो चीजें वो मजीद खराब से खराब तर होगी जी। लेकिन जफर साहब ये भी तो देखें ना कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं आवाम के जरिए आते हैं, तो देखा जाए तो शहबाज शरीफ की जानिब से तो एक यही मौक़िफ़ है कि भाई आईएमएफ के पास जाना ज़रूरी है, वरना तो मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इस देखिए, हवाले से क्या बताएंगे? मेरी तो इससे हटके थोड़ी सी राय है। मैं समझता हूँ कि मुल्क को दिवालिया आप कैसे बचा रहे हैं या आपने कैसे बचा लिया है। आप कहते थे हमने दिवालिया से बचा लिया, मेरी समझ से बालातर है कि 17 अरब जो आपके स्टेट बैंक के रिजर्व हों तो मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, जब आपके $4 अरब रुपए आ गए और वो भी मांगे तांगे थे कि जी जी। आप कहते हैं कि आपने डिफॉल्ट से बचा लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि डॉलर 170 पे था या 78 पे था, आप 300 पे घूम रहा है तो आपने डिफॉल्ट से बचा लिया। मुझे तो नहीं समझ आती इनकी जो, ये मैं समझता हूँ कि जिनके ये गवर्नमेंट जिसके लिए आई थी वो इकदाम उसने पूरे आसान तरीके से पूरे किए हैं। वो आए थे कि नैब कवानीन जो उनको अमेंड करना है वो उन्होंने अमेंड करके रिलीफ ले लिया। वो आए थे कि ईवीएम को हमने खत्म करना है, जो बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन है उसको खत्म करना है, वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद वो आए थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनके वोट का राइट वापस लेना है, वो ले लिया। वो आए थे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उन पे अमल दरामद नहीं करना, वो उन्होंने कर लिया। तो अब जो उनके जो टारगेट थे, जो उनके जिसके लिए वो आए थे, तो उन्होंने पूरे कर लिया। अब आवाम के लिए तो आए नहीं है। मैं कहता हूं कि आवाम का कोई एक फील्ड ऑफ लाइफ जो है, सिंगल फील्ड ऑफ लाइफ, को देख लें, मजदूर को देख लें, इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लें, ताजर को देख लें, किसी एक को, ये 2 साल प्लस गवर्नमेंट हो गए हैं, ये पीडीएम 1, पीडीएम 1, 2 और अब 3 है। जी जी।
किसी एक फील्ड ऑफ लाइफ में किसी को रिलीफ दिया गया तो आपकी सफर साहब, तरफ से लेकिन चलाना। देखें वो एक जानिब जो है वो मुफ्ती जो है वो तकी उस्मानी साहब एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि तहरीक चलाई जाए, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम IMF के गुलाम नहीं हैं, और हुकूमत को वो कह रहे हैं कि अपने खर्चों पर और अपनी अयाशियों पर और अपने मराद को जो है वो कंट्रोल की जाए। दूसरी तरफ वो ताजिर बरादरी को ये भी कह रहे हैं कि तहरीक चलाई जाए, अगर तहरीक चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक अनारकी और इंतशार की सूरत हाल भी पैदा होगी, और ताजिर बरादरी जो है वो अगर चीज़ों को बैन करेंगे तो इस हवाले से एक अनारकी की सूरत हाल जब बर्पा होगी तो इस तरह से भी तो मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, तो इस हवाले से तो हर तरफ से नुकसानात हो रहे हैं। तो क्या बताएंगे आप नाज़रीन को? देखें, गुजारिश ये है कि रिसेंटली हमने देखा है कि जो आपके जो पार्लियामेंट के अखराजात हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के उसके अखराजात हैं, जी जो जी प्रेसिडेंट उसके अखराजात हैं, जो उनको प्रोटोकॉल्स हैं, जो उनकी सैलरीज हैं वो बढ़ाई गई हैं। ठीक है, उनके प्रोटोकॉल्स की गाड़ियों को बढ़ाया गया है। और ये रिसेंटली जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के जो वो भी बढ़ाया है। शहबाज शरीफ साहब ने जैसे ही गवर्नमेंट में आया था उन्होंने कहा कि जी हम जी कफायतशारी की तरफ जा रहे हैं। कहीं पे आपको कफायतशारी नजर आई हो किसी एक जगह पे, किसी एक मिनिस्ट्री? और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी लास्ट जो उनकी PDM-1 की गवर्नमेंट थी, जी जी सबसे ज्यादा वजीर उसमें थे। उसके बाद जो है जितना बड़ा ये फ्रॉड किसानों के साथ इन गवर्नमेंट ने किया है, 310 अरब का नुकसान किया, उसमें से मुनाफा कमाया और अरबों का नुकसान किसान का हुआ है। अपना 1 रुपया भी कम नहीं किया इस बजट में भी। इस बजट में जितने शराब जी पिया जी उसने अपने जो अय्याशी है, जो उनकी सहूलतें हैं उसको बढ़ाया है, अवाम की मुश्किलात को भी बढ़ाया है। ये चीज है। तो तो मैं सर कहता हूँ कि जी जी ताजरों को तो आप नहीं कह सकते। ताजर जो है वो तिजारत के बगैर तो आप दूसरी दुनिया के साथ इकट्ठा तो नहीं हो सकता। बाद में को चाहिए जफर साहब काइंडली अपने माइक को जो है वो इस हवाले से कनेक्शन को देखिएगा, आपकी आवाज़ जो है वो मासरत के साथ डिस्टॉर्टेड हो रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है जी जी, आवाज। गुफ्तगू आ रही को है? कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी ताजर बरादरी है उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे, ठीक ना है कि उनको इस मैच पे लेके आए कि वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बातों में आके एहतजाज की तरफ चले जाएं। ठीक है, ये सूरत हाल है। ये जी इंडस्ट्री जी तो बैठ गई है इस टेनोर में। तो ये जो हमारा इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, अगर वो भी इस पे वो भी काम छोड़ के बैठ जाते हैं, एहतजाज पे आ जाते हैं, तो फिर आपके जो रिमिटेंस है, फॉरेन रिमिटेंस, वो भी काफी बिल्कुल हद तक कम हो गए। वो भी कम हो गए हैं। आपकी इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली, वो भी डाउन हो गई है। अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बिजनेस बैठ जाता है तो फिर आप कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं रहा। फिर बिल्कुल बिल्कुल जी उनको ठीक है एलसीज के लिए जी जी एलसी खोलने के लिए डॉलर जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो गवर्नमेंट ने लास्ट जो हमने देखा था बहुत लेट किए थे। वो बहुत सारा उनका सामान खराब हुआ था सी पोर्ट पे। तो ठीक इस है तरह की चीजें तो फिर गवर्नमेंट को इन चीजों का ख्याल नहीं है। उनको कितनी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे वो माइग्रेट कर गए हैं। तो ये फिर पीछे रह क्या जाता है? ये ताजिर बरादरी है। इसके अलावा क्या जी है जी कि किसानों को आपने काट के रख दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को आपने काट के रख दिया। ताजिर है कि उनको भी कर लें, फिर कैसे चलाएंगे आप अपनी अय्याशी? फिर आपका अय्याशी कहाँ से करेंगे? ठीक है ठीक है। जफर साहब, जैसे कि इस हवाले से बात हो रही थी तकी उस्मानी के स्टेटमेंट से मुतालिक, तो इसी तरह मरियम नवाज भी दूसरी जानिब जो है वो जो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ते हुए चलें तो मरियम नवाज भी इस हवाले से खासी खुश दिखाई देती हैं, और वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अक्सर कह रही होती है, ये कहा जाता है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब जब गामजन होने लगता है तो किसी ना किसी को जो है वो तकलीफ होने लगती है।
मरियम नवाज की जानिब से जफर साहब ये भी कहना है कि लाहौर में जब उन्होंने तकरीब से खिताब किया तो उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात की है वो अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो है वो निशाना बना दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अदम इस्तेकाम की शक्ल नहीं तो और क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज कर दिया गया उनकी जानिब से। और वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को जो है वो रीराइट कर दिया है। तो जफर साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब तक उनके हक में केसेस आ रहे थे, जब तक मियां साहब जो है वो लंदन से जो है वो पाकिस्तान नहीं आए थे, तब तक जो है वो अदलिया की जी हजूरी की जा रही थी, तब तक जो है वो इस हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि अदलिया के फैसले शफाफ और मुखलिसाना हो रहे हैं। तो अब इस हवाले से उन्होंने बयान ये दे दिया कि अदम इस्तेकाम की शक्ल नहीं तो और क्या है। तो क्या ये अदलिया को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी देखें, गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात जो है कि अदलिया को फौरी तौर पे इस पे नोटिस लेना चाहिए और कंटेम्प्ट नोटिस देना चाहिए मरियम नवाज को। मैं गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। अब मुझे समझ नहीं आती कि उनको कौन सा फैसला पसंद है। क्या अगर अदालत जो है वो उनको मियां साहब को भेज दे कि आप बायोमेट्रिक करवाने चले जाएं एयरपोर्ट पे, तो फिर वो उनको पसंद है। क्या जो 4 साल में उनके बेटे मफरूर रहे हैं, उनके जो भाई हैं, मरियम नवाज के जो भाई हैं, नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, वो फरार हुए हैं, वो बरूने मुल्क थे और वो आए हैं। उतनी उनके आने से पहले वो फैले नैब ने उन्होंने कहा कि हम इसको केस को कंटेस्ट ही नहीं करना चाहते। क्या उनको इस तरह की अदालत पसंद है? क्या उनके चाचा साहब जो है जो फोन करके कहते थे कि इतनी सजा देनी है, क्या उस तरह की अदालत पसंद है? क्या जिस तरह की रफीक तारिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, क्या उस तरह की अदालत पसंद है? क्या 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनके वालिद साहब को बरूने मुल्क जाने की इजाजत दी जाए और फिर बार बार उसके फैसले का मजाक उड़ाया जाए? क्या उस तरह की अदालत पसंद है? क्या जो टीटीज का केस है, फर्द जुर्म नहीं लगी थी, तो आप फर्द जुर्म के बगैर आज तक मेरी भी प्रैक्टिस है, फर्द जुर्म लगती है उसके बाद जो इक्विटल होती है, ये बंदे को बरी किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्द जुर्म के बगैर उनके चाचों को रिलीफ दे दिया गया जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो क्या इस तरह की अदालत उनको पसंद है? मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या जो फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक है, क्या उनको सिर्फ एक फैसला, ये हमने रिसेंटली देखा है कि पीटीआई की फेवर में आया और वो भी उनका राइट था कि कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन में, 280 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, किसी एक प्रोविजन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप की जो पर्सनल राइट्स है वो किसी और को दे दिया जाए, किसी एक। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि नून लीग के टोटली जो लोग हैं जिनको मैं सुन रहा हूँ वो कहते हैं कि रीराइट किया गया। अब 280 का आर्टिकल है, उनमें से कौन से आर्टिकल को रीराइट किया गया? मुझे तो नहीं समझ आ रही। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आप जज पे तनकीद क्यों करते हैं? फैसले पे तनकीद करने का हक है, हक मौजूद है अदालत के। किस फैसले को क्रिटिसाइज आप करें, उसमें से खूबियां खामियां तलाश करें, लेकिन उनको जजेस को डायरेक्ट धमकियां देना किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। आप किसी फैसले को किसी के छोटे से जो मजिस्ट्रियल कोर्ट का और सिविल कोर्ट का फैसला हो उसमें जज को जफर साहब साथ साथ जो है वो मरियम नवाज तो एक जानिब से ये कह रही है कि रीराइट किया गया, तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं कि जो बड़ा मुल्क में देर या बदेर जो बड़ा आईनी बहरान आने वाला है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि 2 चीजें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, ठीक है। अब जिसमें भी यहाँ पे भी डेफिशिएंसी होगी किसी उसकी प्रोविजन में, किसी आर्टिकल में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करना है, उसकी तशरीह करनी है, उसकी वजाहत करनी है। अब जैसे तफसीली फैसला आता है, ये जो डेफिशिएंसी आपको 13 सफात के 16 सफात के जजमेंट में जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें लग रही है, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आप किसी को सुने बगैर तो आप फैसला नहीं कर सकते। अब नून लीग वाले जो है, जो मरियम नवाज है, वो सुने बगैर फैसला कर रही है। अब तफसीली फैसला आएगा, उनको ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मदर, ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है,
उनकी प्रोविजन पे अमल नहीं हुआ। जी जी। सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजन पे अमल नहीं हुआ 90 डे इलेक्शन में। उस वक्त तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद नहीं था। ठीक है जब सर ठीक सर है। एक मिनट जी सर, जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन करवाएं। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो क्या आप भी आप नहीं मानेंगे? क्या वो जो सिंबल लेने वाला फैसला था वो ठीक था, और जो रिजर्व सीट है वो उनको वापस देना क्या वो गलत है? ये मैं जी जी। समझता हूँ कि ये जितना मैंने देखा है, ये मरियम नवाज साहबा जो है, ये जितनी एंटी कोर्स मूवमेंट शुरू कर दी उन्होंने। अब क्योंकि एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव वो बना नहीं सकते, वो ना बन सकता है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का उनकी फेवर में है। जी तो जी। ये एंटी कोर्ट्स का जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एडवांस जैसे इनको शहादत का पता चल गया कि हम शहीद होने वाले हैं, तो ये सियासी तौर पर अपनी शहादत के लिए वो ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बतौर सिटीजन जो पाकिस्तान है, उनको या अदलिया को खुद इसमें सो मोटो लेना चाहिए, जो कल वाली तकरीर है। और तो इसमें जफर साहब जितने बताइएगा कि फिर अदलिया क्यों खामोश है उनकी स्टेटमेंट्स पर अब तक? मैं गुजारिश करता हूं कि एक जो सेशन जज है जी उसको ये सिर्फ कह देना कि हम आपको कानून के मुताबिक आपको बताएंगे, उसमें सो मोटो हो जाता है, उसमें लीगल उसपे भी कंटेम्प्ट का नोटिस हो जाता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? ये भी तो लाजवाबानी है ना। ये तो फिर यहाँ अदलिया की कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान है, तक सर यहाँ पर क्यों खामोश है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे अगर कोई पाकिस्तान का शहरी अदालत में नहीं जाता, दो तरीके हैं अदालत में जाने के, या तो कोई पिटिशन लेके चला जी जाए जी। कंटेम्प्ट की, या दूसरा एक अदालत इसमें खुद नोटिस ले ले। तो ठीक मैं तो है। समझता हूँ कि इसमें अदालत की अपनी जो जजमेंट है या उसके उसके दिफा के लिए, उसके लिए उसको अदालत को सो मोटो लेना चाहिए कल वाली तकरीर का। और जो कैमरा है उनसे उनको उनके जो वीडियोज हमसे लेके उनको बकायदा शो कर देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ भी पता नहीं कोई रीजन की मुझे तो नहीं समझ आई कि क्यों खामोशी है। अभी तक तो खामोशी है, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कोई नोटिस ले लिया जाए। जी ठीक है, तो मरियम नवाज की जानिब से जो है वो जफर साहब ये भी वो कह रही हैं कि जजेस से कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क को चलने दो, ये क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि चलने कैसे दें कि आप जो करें उसके उस पे अदालत भी आंखें बंद कर ले, अवाम भी आंखें बंद कर ले, मीडिया भी आंखें बंद कर ले। और फिर क्या आप कहना क्या चाहती हैं? आपके पास आपकी जी गाड़ी जी। के जो टायर है, आपकी गाड़ी के टायर हैं वो 3.25 करोड़ के हैं, तो कोई ना पूछे। आप 40 अरब मियां मंशा के फार्म से दूध लेके बच्चों के लिए दे दें, जी आपको जी। कोई ना पूछे। मुल्क को ऐसे तो मुल्क को चलाने के लिए आप, जैसे हमने पहले भी कहा कि ताजर किसान जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको उसके ठीक है। लिए साजगार माहौल जो देना होगा। देखिए, अगर हम थोड़ा सा इससे जो इनके टिनोर है पीडीएम के, उससे पीछे टूरिज्म हमारी ग्रोथ कर गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रोथ कर दी गई थी, जी जी। एक दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रोथ कर गई थी। आपका ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके जो वजीर खजाना थे उस वक्त के 2022 में, उन्होंने कहा था। और उस वक्त जो आपकी ज़राअत है वो ग्रोथ कर गई थी, आपके रेमिटेंस जो है वो ग्रोथ कर गए थे। रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आए थे। जी तो जी। जफर आपका जो साहब आपसे कहना ये भी चाहूंगी कि वो ये भी कह रही हैं कि एक हारे हुए शख्स और जमात को फेवर दी गई, जबकि नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था। मरियम नवाज खुद नाअहल हो चुकी थी, तो फिर किस तरह से वो कह सकती हैं इस तरह की स्टेटमेंट? देखें, मैं तो बिल्कुल हारा हुआ नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो तो 8 फरवरी है उसको में जीते हैं, और वो अवाम ने उनको वोट दिया। हालांकि ठीक है, अगर मैंने खुद सफर साहब अगर अवाम ने वोट दिया है और मखसूस नशिस्तें भी जो इस हवाले से केस उनके हक में आया है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में उनकी हुकूमत होगी? मैं तो समझता हूँ जैसे जैसे ही एक चीज मैं समझ रहा हूँ कि जिस जी जी। तरह उनको तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिस तरह उनको लोग समझते हैं कि आज की जिंदगी गुजारी है, ये एक हफ्ता भी जेल में नहीं निकालेंगे, उन्होंने निकाल के दिखा दिया। और आज की उनकी स्टेटमेंट थी कि
मैं किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, किसी ठीक है। आज की उनकी स्टेटमेंट है। तो वो असल में वजह ये है कि सारा डिप्रेशन है इसी वजह से कि जो बंदा हम तोड़ना चाहते थे वो टूटा नहीं है। तो ये सारा डिप्रेशन वो उसी वजह से है, ये सारी एंग्जाइटी जो है उसी वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक अवाम उनके साथ है तो जी जी, अवाम की हुकूमत ही होगी, और अभी तक मैं समझता हूँ कि अवाम की हुकूमत आती नहीं। और ठीक मैं है। माजी में इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में अवाम की हुकूमत देख रहा हूँ। चले ठीक हो गया। इस हवाले से आपने बताया कि मरियम नवाज की स्टेटमेंट और इसमें अदम इस्तेकाम के हवाले से तो मौलाना तकी उस्मानी भी जो है वो IMF की जो है गुलामी से आज़ादी चाहते हैं। जफ़र तारड़ साहब सीनियर वकील तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इसी के साथ हम प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ चलेंगे, मगर इस हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जैसे कि मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दी है, तो प्रोग्राम के बकिया हिस्से को डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।